हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या किया था। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, एग्रीमेंट के बारे में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूल एज टू वैलिड ऑफर। तो कल हम लोगों ने ऑफर का मतलब समझा, ऑफर के रिगार्डिंग रूल्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए ऑफर के रिगार्डिंग पहला रूल होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑब्वियसली ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सोशल और डोमेस्टिक नेचर की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो सबसे पहले अगर कभी भी कोई भी ऑफर जनरेट होगा तो उसमें इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की होनी चाहिए। दूसरा, ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। कोई भी बेकार का ऑफर नहीं होना चाहिए, अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती है। एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती है। एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होगी, यानी कि विदाउट एनी कंडीशन होगी। लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर कैसे कंडीशनल होगा? मैंने आपको ऑफर दिया और ऑफर के साथ में कंडीशन लगा दी, बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड है। जैसे हम लोग रेंट पे घर लेने के लिए जाते हैं तो लैंडलॉर्ड क्या कहता है कि भाई रेंट पे घर तभी देंगे कि 10 बजे से पहले घर आ जाना। तो उसने एक कंडीशन लगाई ना, दिस इज वैलिड ऑफर। तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है। दूसरा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। कम्युनिकेशन के बारे में हालांकि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन जरूरी है, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। दूसरा, डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर। कल मैंने आपको इनविटेशन टू ऑफर भी बताया था। ऑफर हमेशा इनविटेशन टू ऑफर से अलग होता है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लिए। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है जब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आकर के हमको ऑफर दीजिए, उसको बोला जाता है इनविटेशन टू ऑफर। और जब वो हमको रिस्पॉन्स करता है उसको बोला जाता है ऑफर। तो ऑफर अलग है, इनविटेशन टू ऑफर अलग है। और ऑफर में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, यानी कि बोल करके या लिख करके भी हो सकता है, और इंप्लाइड यानी कि बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि हम कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं कि हमारे कंडक्ट करने की वजह से ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक ऑफर जनरेट हो रहा है। एंड लास्ट इज नो टर्म ऑफ द नॉन कंप्लायंस अमाउंटिंग टू एक्सेप्टेंस। तो मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस कभी भी बर्डन नहीं हो सकती है, यानी कि मैं आपसे कभी भी ये नहीं बोल सकता हूं कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपकी साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। अब मैंने आपके ऊपर बर्डन क्रिएट कर दिया ना। जैसे ए ने बी को बोला कि भाई अगर 2 दिनों के अंदर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान करके चलूंगा कि तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। अब बी की तो मजबूरी है कि उसको जवाब देना। तो यहां पर लॉ क्या कहता है? यहां पर लॉ कहता है कि एक्सेप्टेंस कभी भी बर्डन नहीं हो सकती। आप साइलेंस को रिजेक्शन मान सकते हैं, आप साइलेंस को रिजेक्शन मान सकते हैं, लेकिन साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने 7 रूल पढ़े हैं, ठीक है। एक बार डिटेल में देखिए, जीएनजी का फायदा तभी है आज का एपिसोड आपने देखा और फटाफट से मॉड्यूल से भी एक बार क्लास के बाद में रिकॉल कर लिया तो हमारी अच्छे से तैयारी होगी। तो 7 रूल हम लोगों ने पढ़े, इसको डिटेल में एक बार एग्जांपल के साथ में मॉड्यूल से जरूर रेफर करिएगा। उसके बाद में देखते हैं, अब यह तो ऑफर हो गया, नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। अब देखिए ऑफर का एक्सेप्ट होना भी जरूरी है। जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो कभी भी एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो एक्सेप्टेंस का देखिए, पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। तो जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि कोई भी दूसरा पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट जनरल ऑफर। देखिए बीच बीच में ऐसे ही मैं टॉपिक लाता रहूंगा ताकि हर एक टॉपिक आपको रिकॉल हो जाए। जनरल ऑफर में क्या बताया था मैंने? जनरल ऑफर में कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो स्पेसिफिक ऑफर में जिसको प्रपोजल दिया गया है वही अपनी एक्सेप्टेंस देगा। सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। तो जब जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है, जब वो अपनी एसेंट, एसेंट का मतलब जब वो अपनी कंसेंट दे देता है, यानी कि हां बोल देता है, तो उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तो क्या कहा जाता है? प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। यहां पर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये कन्वर्ट हो गया प्रॉमिस में। क्लियर? तो जब हम ऑफर को अपनी कंसेंट दे देंगे तो उसको बोला जाएगा एक्सेप्टेंस, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होगा वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉमिस में। आगे देखते हैं।
हाँ, तो देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, तो देखिए सबसे पहले जनरल रूल देखते हैं। हाँ, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्सन्स टू whom इट इज मेड, तो जिसको ऑफर दिया गया है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर में देखिए एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट डेफिनेट पर्सन और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन टू whom इट हैज बीन मेड, तो स्पेसिफिक ऑफर में जिस पर्सन को, जिस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया गया है वही पर्टिकुलर पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि जनरल ऑफर में क्या होता है, जनरल ऑफर में पब्लिक एट लार्ज, जो ऑफर मैंने दिया है वो पब्लिक को दिया है, तो पब्लिक में से कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है जिसको उस ऑफर के बारे में पता हो, जिसको उस ऑफर की नॉलेज हो। तो देखिए एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन बाय कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर, तो ऑफर के साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी अगर आप उसको फॉलो करते हो तो फिर वहां पर मान लिया जाएगा कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस को ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, तो जैसे रूल्स हम लोगों ने पढ़े, 7 रूल्स पढ़े ऑफर के रिगार्डिंग, उसी तरीके से देखिए एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग भी रूल दिए गए। तो देखिए सबसे पहला एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड अभी मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस विदाउट कंडीशन होगी। ऑफर कंडीशनल हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होगी, एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होगी, विदाउट एनी कंडीशन होगी। अगर एक्सेप्टेंस के साथ में कोई भी कंडीशन लगा दी गई, अगर एक्सेप्टेंस के साथ में कोई भी कंडीशन लगा दी गई तो वहां पर क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर हो जाएगा। तो इस वजह से बोला जाता है कि अगर एक्सेप्टेंस के साथ में कंडीशन लगाई गई तो फिर वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, वहां पर रिवोकेशन ऑफ ऑफर बोलेंगे, यानी हमने ऑफर कैंसिल करके एक दूसरा ऑफर जनरेट कर दिया। दूसरा देखिए कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, बिल्कुल जिसने हमको ऑफर दिया है अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना जरूरी है। प्रेस्क्राइब मोड, अब देखिए ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्रेस्क्राइब मोड, अगर ऑफरर ने कोई भी तरीका बताया हुआ है, अगर ऑफरर ने कोई भी तरीका बताया हुआ है एक्सेप्टेंस का, तो उस केस में एक्सेप्टेंस हमेशा उसी मेथड से, उसी मोड से ही देनी चाहिए, ठीक है। चौथा टाइम लिमिट, अगर एक्सेप्टेंस के साथ में, सॉरी, अगर ऑफर के साथ में कोई भी टाइम लिमिट दी गई है कि आपको 4 दिनों के अंदर जवाब देना है, आपको 5 दिनों के अंदर जवाब देना है, तो उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफर, और ऑफर के लैप्स होने से पहले आपको अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए। तो ये 5 रूल हैं आपके लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड केस लॉ दिए हुए हैं, एक बार फटाफट से हम लोग देखेंगे। फेल्टहाउस वर्सेस बेंडली, इसमें देखिए क्या हुआ था। F offered by letter to buy a nephew horse saying if I hear no more about it I shall consider the horse mine। अब देखिए यहां पर एक बर्डन क्रिएट कर रहा है कि अगर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं मान करके चलूंगा कि आपका हॉर्स मेरा हो गया है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है, एक्सेप्टेंस के लिए आप कभी भी बर्डन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए डिसीजन क्या आया, एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस एंड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है। दूसरा हम लोगों ने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी पढ़ा था, ये हम लोगों ने लास्ट टर्न पे भी किया था। आगे नील वर्सेस मैरिट, देखिए M offered to sell his land to N for 280 and replied purporting to accept the offer but enclosed a check for 80 only। अब देखिए यहां पर उसने अपनी लैंड बेचने के लिए बोला कितने में, 280 में बोला। उसने कहा कि ठीक है मैं लैंड तो कर रहा हूं, लेकिन उसने क्या किया, उसने 80 पाउंड का चेक दिया और बाकी बैलेंस के लिए बोल दिया कि 50 पाउंड की इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो अब यहां पर जिस समय उसने ऑफर दिया था उस समय तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं पैसा इंस्टॉलमेंट में लूंगा या पैसा ऐसे देना चाहिए। तो अगर कोई भी पर्सन साइलेंट है तो वहां पर यह माना जाता है कि वो कैश में ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है। वहां पर ये मान करके चला जाएगा कि वो कैश में ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। अब इन्होंने अपनी मर्जी से 80 पाउंड की चेक भेज दी और बाकी को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ऑफर के साथ में, आपने एक्सेप्टेंस के साथ में एक कंडीशन लगा दी, और अगर एक्सेप्टेंस के साथ में कंडीशन लगाई गई तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो देखिए
It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. देखिए ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी में देखिए क्या हुआ था, यहां पर ब्रॉगडन अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस. The manager wrote the word approved on the same and put the draft agreement in the drawer of the table, intending to send it to the company's solicitors for a formal contract to be drawn up. By an oversight, the draft agreement remained in the drawer. अब देखिए यहां पर ब्रॉगडन एक सप्लायर था, उसने रेलवे कंपनी को एक ऑफर भेजा, ठीक. वहां पर रेलवे कंपनी के मैनेजर ने क्या किया कि उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, यानी उसमें लिख तो दिया अप्रूव, लेकिन उसने सॉलिसिटर से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अपनी ड्रॉर में डाल दिया और वो ड्रॉर में ही पड़ा रहा. तो अब केवल क्या अप्रूव लिख देने से एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी? नहीं, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना जरूरी है. तो यहां पर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो उसका अप्रूव लिखना कभी भी एक्सेप्टेंस के इक्विवेलेंट नहीं होगा. देखिए, held that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier. क्लियर? तो बेटा ये वही सारे केस लॉ में आपको करवा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है. हो सकता है एग्जाम में इसी से रिलेटेड कोई स्टोरी आ जाए, नाम चेंज कर दिया जाए, कहानी वही की वही रहेगी. तो यहां पर आपको एक केस की समरी याद होनी जरूरी है. आगे देखते हैं. अब रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो देखिए हम लोगों ने ऑफर पढ़ा, एक्सेप्टेंस पढ़ा, ऑफर के रिगार्डिंग रूल्स क्या होते हैं वो पढ़े, ऑफर के रिगार्डिंग 7 रूल्स पढ़े, एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग 5 रूल्स हम लोगों ने पढ़े. अब उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का कम्युनिकेट होना जरूरी है. विदाउट कम्युनिकेशन ना तो ऑफर कंप्लीट होगा ना ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी. तो देखिए, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. देखिए, इसको मैं आपको एक कहानी की तरह से बताता हूं, ठीक है. एक केस लॉ बना करके, एक एग्जांपल बना करके मैं आपको बताता हूं, इसको कहानी की तरह से याद रखिए तो 100% आपको याद होगा. जैसे, और इससे एग्जाम में केस लॉ पूछा भी जा सकता है. सिचुएशन बहुत सारी डेट्स दी हुई होंगी, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट डेट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. तो मैं आपको बताता हूं, जैसे मिस्टर ए ने, कलर चेंज करें या कलर सही है, कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर लेते हैं. देखिए, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 जनवरी 2026 को एक ऑफर किया फॉर सेल ऑफ हिज कार, ठीक है. अपनी कार को बेचने के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 तारीख को 1 जनवरी 2026 को एक ऑफर पोस्ट किया. ये ऑफर गया है बाय पोस्ट, ठीक है, बाय लेटर. देखो, अगर कोई भी कम्युनिकेशन आमने सामने खड़े होकर के हो रहा है, ठीक है, दो लोग आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. मैंने बोला और आपने सुन लिया, तुरंत के तुरंत कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया. लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जहां पर लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है. तो वहां पर उस मूवमेंट का जानना जरूरी है, उस टाइम का जानना जरूरी है कि कब ऑफर कंप्लीट हो रहा है या कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है. यहां पर कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है, राइट. यहां पर कंप्लीट होने का मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है. तो यहां पर बाय पोस्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको अभी डिस्कस करते हैं. टेलीफोन के थ्रू, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, उसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो ए ने बी को एक ऑफर पोस्ट किया, ठीक है, 1 जनवरी 2026 को फॉर सेल ऑफ हिज कार. अब वो पहुंच रहा है बी के पास में 4 जनवरी 2026 को, 4 जनवरी 2026 को पहुंच रहा है, लेकिन बी उस समय था नहीं, बी उस समय अपने घर में था नहीं. तो बी के सर्वेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और बी ने उसको पढ़ा. जब घर पहुंचा वो 6 जनवरी को,
ठीक, तो अब देखो यहां पर लॉ क्या कहता है, यहां पर लॉ कहता है कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। अगर लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, तो यहां पर जब ऑफरी की नॉलेज में, जब ऑफरी की नॉलेज में वो लेटर आ जाता है, नॉलेज का मतलब जब उसने वो लेटर पढ़ लिया होगा, उसके पास में कब पहुंच रहा है वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में दोनों डेट दी होंगी, ठीक है, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है कि जिस दिन ऑफरी की नॉलेज में वो लेटर आया है उस दिन माना जाएगा कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया ऑफर का कम्युनिकेशन। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, व्हेन ऑफरी रिसीव्स लेटर, जब ऑफरी लेटर को रिसीव करता है, नहीं, जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है। दोनों बातों में फर्क है, रिसीव करना और नॉलेज में आना, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। दूसरा, अब आते हैं एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन पे। अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो देखिए एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, एक तो एज अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफरर का मतलब जिसने ऑफर दिया है, और एज अगेंस्ट द ऑफरी, ऑफरी के अगेंस्ट में, तो इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरी। तो ऑफरर के अगेंस्ट में कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, ऑफरर के अगेंस्ट में तब कंप्लीट होगा व्हेन एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय ऑफरी, यानी जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया है। इसी वाले अगर एग्जांपल में हम लोग देखें इसी वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यहां पर मान लेते हैं कि 6 तारीख को इन्होंने लेटर पढ़ा और इन्होंने एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया, पोस्ट टू ए 8 जनवरी, 8 जनवरी 2026 को मिस्टर बी ने, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, ठीक। तो जिस दिन इन्होंने पोस्ट किया है उस दिन ऑफरर के अगेंस्ट में, यानी कि ए के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है, इसका एक्सेप्ट। मेरी बात समझ में आई, तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट करता है, किसको, ऑफरर को, ठीक। अब ऑफरी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, व्हेन लेटर रीच्ड टू ऑफरर। अब यहां पर ऑफरी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, जब वो ऑफरर के पास में पहुंचेगा। जैसे यहां पे लेटर को रिसीव किया बी ने 12 जनवरी 2026 को, तो 12 जनवरी 2026 को मिस्टर ए एक्सेप्टेंस के लेटर को रिसीव कर रहे हैं, तो ऑफरी के अगेंस्ट में कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, 12 जनवरी 2026 को, यानी कि जब ऑफरर एक्सेप्टेंस को रिसीव कर रहा है, ठीक। तो देखिए तो यहां पर एज अगेंस्ट द ऑफरी व्हेन द लेटर रीच टू ऑफर। अब देखो इसको पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया और इसका मतलब क्या है, अगेंस्ट द ऑफर, अगेंस्ट द ऑफरी। तो देखिए कम्युनिकेशन कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होने का मतलब होता है एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हुआ वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर ऑफरर के लिए अगर देखा जाए कि एग्रीमेंट की डेट कौन सी होगी, ऑफरर के लिए यानी कि मिस्टर ए के लिए अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट की डेट कौन सी होगी, जिस दिन हम बाउंड हो रहे हैं। और मिस्टर ए बाउंड कब हो रहे हैं, जिस दिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है, जिस दिन इन्होंने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, यानी 8 जनवरी। यानी कि मिस्टर ए के लिए एग्रीमेंट की डेट क्या होगी, 8 जनवरी। अब 8 जनवरी के बाद में मिस्टर ए बाउंड हो गए। अब 8 जनवरी के बाद से मिस्टर ए बाउंड हो गए, अगर ये चाहे भी
तो अब कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए एग्रीमेंट बन चुका है, अब इनको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, अब इन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको माना जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बी के लिए ऑफर कब, सॉरी बी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है, यानी कि बी के लिए एग्रीमेंट की डेट क्या होगी, फटाफट से बताइए। बी के लिए एग्रीमेंट की क्या डेट होगी, जिस दिन वो लेटर मिस्टर ए को रिसीव हो रहा है, यानी कि 12 जनवरी। 12 जनवरी 2026 को बी के लिए एग्रीमेंट बन रहा है, यानी कि अब अगर बी अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहें तो क्या वापस ले सकते हैं, बिल्कुल वापस नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अब बी बाउंड हो चुके हैं, अब बी के लिए भी एग्रीमेंट बन गया, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है, जैसे एक लाइन लिखी हुई है, ऑफर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर वाइल एक्सेप्टेंस इज अ लाइटेड मैच, इस लाइन को याद रखना, इस पे कमेंट करने के लिए आता है। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है तुरंत के तुरंत वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एग्रीमेंट में। फिर चाह करके भी आप उसको कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसको वापस नहीं ले सकते, आपने जैसा कहा है वैसा आपको करना पड़ेगा। तो बेटा जब लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है ना, तो दोनों पार्टीज के लिए एग्रीमेंट की डेट अलग अलग होती है और दोनों पार्टीज अलग अलग डेट में बाउंड होती हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो जिसको दिया गया ऑफर जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आइदर वर्ड्स स्पोकन और रिटन और इट मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ऑफर कैसे भी हो सकता है, बाय वर्ड्स स्पोकन रिटन, और वो पार्टीज के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ऑफर इंप्लाइड हो सकता है तो एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड हो सकती है, यानी कि कोई भी पार्टी रिटर्न में भी एक्सेप्टेंस दे सकती है, ओरल भी एक्सेप्ट दे सकती है, या कोई ऐसा कंडक्ट कर रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है। आगे देखते हैं, देखिए केस लॉ दिया हुआ है लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी का, इसको अभी रोकते हैं, इस वाले केस लॉ को अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले जो टॉपिक चल रहा था पहले उसी को ही हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन पे, ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में उस वाले केस लॉ पे आएंगे। तो देखिए, व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, तो अभी हम लोगों ने ऑफर के बारे में पढ़ा कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द प्रपोजर यानी कि ऑफर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, व्हेन पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर, यानी कि जब उसने पोस्ट कर दिया है, यानी कि जब उसने पोस्ट किया तो वो रास्ते में, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई, व्हेन पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर। तो जैसे उसने प्रपोजर को पोस्ट किया वैसे ही प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, और जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा तो फिर वो एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट होगा। तो देखिए यहां पर भी याद रखिएगा नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। आगे देखते हैं, हाँ, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट और कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स। तो देखिए अभी ये चीज मैंने आपको बताई, अगर दो लोगों के बीच में आमने सामने बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पर तो कम्युनिकेशन तुरंत के तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बोला और आपने सुन लिया, आपने तुरंत जवाब दिया और मैंने सुन लिया, तो वहां पर तो कम्युनिकेशन तुरंत के तुरंत कंप्लीट हो रहा है। दिक्कत कहां पर आती है, दिक्कत आती है जब लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक, तो लेटर वाला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब दूसरा, अगर टेलीफोन के थ्रू बात हो रही है, तो टेलीफोन के थ्रू जब बात होती है तो टेलीफोन के कम्युनिकेशन को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे दो लोग फेस टू फेस आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। मैंने बोला, आपने सुना, यानी कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन बस एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि सामने वाले ने मेरी बात सुन ली है, यह जरूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि सामने वाले ने मेरी बात सुनी है कि नहीं सुनी है। बीच बीच में होता है ना, नेटवर्क चला जाता है, टेलीफोन की लाइन डेड हो गया, मैंने तो बोला लेकिन बीच में टेलीफोन डेड हो गया, अब सामने वाले ने मेरी बात सुनी नहीं। तो बस ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो मैंने बोला है वो सामने वाले ने सुना है या नहीं सुना है। तो देखिए यहां पर व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर,
द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। तो खैर इसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स, इसको बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट वैसे ही माना जाता है जैसे दो लोग आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि सामने वाले ने मेरी बात सुनी है या नहीं सुनी है। देखिए नेक्स्ट आता है व्हेन रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो देखो हाँ, अब रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी एक्सेप्टेंस का पढ़ा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिस पर्सन ने रिवोक किया है तो उसके अगेंस्ट में जैसे उसने पोस्ट किया, जैसे उसने पोस्ट किया उसके अगेंस्ट में रिवोकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, अब जिसको रिवोक किया गया है जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए, ये एडवाइजेबल है, ये एडवाइजेबल है कि अगर आप कभी भी रिवोकेशन का लेटर भेज रहे हैं तो रिवोकेशन का लेटर हमेशा स्पीडियर मोड में भेजना चाहिए। यानी कि अगर आपने ऑर्डिनरी पोस्ट से एक्सेप्टेंस भेजी है तो जो रिवोकेशन का लेटर है वो हमेशा स्पीडियर मोड में भेजना चाहिए ताकि जल्दी पहुंचे, ठीक है। और यहां पर एक लाइन और भी है कि अगर दोनों लेटर एक साथ पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? तो अगर दोनों लेटर एक साथ पहुंच जाते हैं और एक रिवोकेशन वाला लेटर स्पीडियर मोड में पहुंचा है तो वहां पर ये एजम्पशन लेकर के चला जाता है, वहां पर लॉ ये अज्यूम करता है कि जब कोई भी लेटर स्पीडियर मोड वाला हमारे पास में पहुंचा है तो ऑब्वियसली कि हमें पता है कि ये वो इमरजेंसी में भेजा गया है तो पहले हम वही खोल करके पढ़ेंगे। तो इसका मतलब वही लेटर पहले हमारी नॉलेज में आएगा तो वहां पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी रिवोकेशन को दी जाएगी। मेरी बात समझ में आई? और अगर बाई चांस मान लीजिए कि दोनों लेटर ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजे गए और दोनों लेटर एक साथ पहुंच रहे हैं, तब क्या ये एजम्पशन ली जाएगी? नहीं। तब तो भाई पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि उसने वो जो कह दे कि भाई मैंने तो एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पढ़ लिया था तो उसी की बात मानी जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी वजह से ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आप रिवोक कर रहे हो, रिवोकेशन का लेटर भेज रहे हो तो हमेशा स्पीडियर मोड से भेजना चाहिए। हाँ तो देखते हैं व्हेन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, तो उसको कब रिवोक किया जा सकता है? तो देखो बाउंड होने से पहले आपके पास सारी अथॉरिटी है, आप बिल्कुल आपने ऑफर किया आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, आपने एक्सेप्टेंस दी आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन बाउंड होने से पहले, जैसे भी मैंने एक लाइन आपको बताई ना कि ऑफर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर वाइल एक्सेप्टेंस इज अ लाइटेड मैच, एक जलता एक बारूद है गन पाउडर, आपने उसमें जलती हुई माचिस डाल दी, ठीक। अब जलती हुई माचिस डालने के बाद में क्या आप उस गन पाउडर को वापस से उसी पोजीशन पर ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, आपके पास से अथॉरिटी चली गई, आपके हाथ से पावर वो चली गई। बिल्कुल ठीक वैसे ही एक बार ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हुआ वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब अब आप बाउंड हो चुके हो, अब आप चाह करके भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहां पर कब ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है? तो प्रपोजल मे बी रिवोक्ड, प्रपोजल मे बी रिवोक्ड at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer। तो प्रपोजर कब बाउंड होता है? जब एक्सेप्टर यानी कि ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करता है तो इनके लिए कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले ये कभी भी उसको रिवोक कर सकते हैं। क्या एक्सेप्टेंस को रिवोक कराया जा सकता है? यस, बिल्कुल एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कराया जा सकता है, बट बिफोर द बाउंडिंग ऑफ ऑफरी के बाउंड होने से पहले। मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अब देखो ऑफर कितने तरह से रिवोक हो सकता है। तो सबसे पहले नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन का मतलब हमने सामने वाले को नोटिस दिया, सामने वाले को इन्फॉर्म कर दिया, सामने वाले की नॉलेज में डाल दिया कि भाई हम अपने ऑफर को रिवोक कर रहे हैं, बट बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट होने से पहले। लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम, अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाइड है तो उसी टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए, और अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में रीजनेबल टाइम। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द पार्टीज, अगर पार्टीज की डेथ हो गई तो डेथ के केस में भी ऑफर रिवोक हो जाएगा। लेकिन हाँ बस एक चीज ये है कि एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले देखिए जो की लाइन है ना, यहां पर तो हेडिंग दी हुई है, ठीक है, लेकिन उसकी जो की लाइन है वो मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूं। तो डेथ और इंसैनिटी के केस में क्या था कि एक्सेप्ट होने से पहले ऑफरी की नॉलेज में आ गया,
एक्सेप्ट होने से पहले ऑफरी की अगर नॉलेज में आ गया है अबाउट द डेथ ऑफ ऑफर, तो उस केस में ऑफर रिवोक हो जाएगा। काउंटर ऑफर के केस में तो ऑब्वियसली कि जो ओरिजिनल ऑफर है वो लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, और साथ में नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर, अगर ऑफर के साथ में कोई भी कंडीशन दी गई थी उसको अगर फुलफिल नहीं किया है तो फिर उस सिचुएशन में ऑफर रिवोक हो जाएगा। हाँ, तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज है जो अभी केस लॉ मैंने अभी पीछे छोड़ा था ना, देख लेते हैं अच्छा उसको पहले। हाँ देखिए यही वाला केस लॉ था, लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। देखो इस केस लॉ को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। एक होता है आपका स्पेशल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस लगी होती हैं। ठीक है, तो लॉ यहां पर क्या कहता है कि भाई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशल टर्म्स और कंडीशन के केस में दो पॉइंट याद रखने जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, आप कैसे ऐसे ही कोई भी ऊट पटांग उठा करके कोई भी स्पेशल टर्म्स नहीं लगा सकते। स्पेशल टर्म्स हमेशा रीजनेबल होने चाहिए। दूसरा, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है उस समय वो स्पेशल टर्म्स उसकी नॉलेज में होने चाहिए। अगर उस समय उसकी नॉलेज में नहीं आए, बाद में उसकी नॉलेज में आए, तो फिर वो कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और ना ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और ना ही सामने वाली पार्टी बाउंड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्पेशल टर्म्स हमेशा रीजनेबल होने चाहिए और जिस समय सामने वाली पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है, जिस समय सामने वाली पार्टी बाउंड हो रही है, तो बाउंड होने से पहले उसको उन स्पेशल टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी वजह से बोला जाता है स्पेशल टर्म्स हमेशा इस तरीके से मेंशन होने चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी को वो तुरंत के तुरंत नजर आ जाए। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल आपने पढ़े होंगे कि जैसे पीछे की तरफ लिख दिया किसी ने, कोई मान लीजिए कोई रिसीट आपको मिली, उसके पीछे की तरफ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी, आगे नहीं लिखी, पीछे पलट करके आदमी थोड़ी ना पड़ेगा। तो यही चीज होती है। तो स्पेशल टर्म्स हमेशा सामने की तरफ होने चाहिए, ऐसे लिखे होने चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करने से पहले उसको पढ़ पाए और समझ भी पाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं उसी पे बेस्ड है ये वाला केस लॉ। ठीक है, देखते हैं एक बार। Plaintiff delivered some clothes to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss, customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article plaintiff lost her new साड़ी। अब देखो यहां पर ड्राई क्लीनर वाले ने स्पेशल कंडीशन क्या लगा करके रखी हुई थी कि भाई अगर आपके गुड्स खो जाते हैं, अगर आपके कपड़े खो जाते हैं या उसको कोई भी डैमेज होता है तो आपको कितना मिलेगा? केवल और केवल 15% मिलेगा। ये तो गलत चीज है ना। अब किसी के नए कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, तो क्या उसको केवल 15% मिलेगा? तो देखिए यहां पर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, हेल्ड द टर्म्स वर अनरीजनेबल। तो मैंने आपको बताया टर्म्स और कंडीशन अगर स्पेशल टर्म्स आप लगा रहे हो तो बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमेशा रीजनेबल होने चाहिए। एंड प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर फुल वैल्यू ऑफ साड़ी from the dry cleaner. The receipt carries special condition and are to be treated as having been duly communicated to the customer and therein a tacit acceptance of these condition is implied by the customer's acceptance of receipt। तो हमेशा रीजनेबल होने चाहिए और जिस समय सामने वाली पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है उसको उन कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, और अगर उसको पता है अब जाकर के वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये स्पेशल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। एक छोटी सी चीज और है, वो शीट में नहीं दी गई है। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मैं आपको इसी में ही बता दे रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही तैयार रहते हैं, वहां पर या तो आप एक्सेप्ट करो या छोड़ दो, आपके पास निगोशिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो तो बैंक वाले फॉर्म भर के देते हैं, तो उसमें टर्म्स और कंडीशन पहले से ही लिखी रहती है। तो क्या बैंक से आप निगोशिएशन करा सकते हो? क्या नहीं, या तो आप साइन करोगे या बैंक में अकाउंट खुलवाने से मना कर दोगे। ठीक है, टर्म्स और कंडीशन पहले से ही दिए, वो बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें निगोशिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो यहां पर आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके जो नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये भी मैं बता दूं कि ये कंटेंट, ये नोट्स कहां से मैंने लिए हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि जो आईसीएआई का मॉड्यूल है, जो आईसीएआई का स्टडी मैट है, वो स्टूडेंट को जरूर रेफर करना चाहिए। तो ठीक है, ये जो कंटेंट है ये मैंने आईसीएआई के ही नोट से सारांश मैंने उससे अडॉप्ट किया है, उससे लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा हुआ है या किसी भी नोट से पढ़े हुए हैं, तो ये जो पूरा कंटेंट है, ये आईसीएआई ने ही रेफर किया है सारांश में, ये स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए। ठीक है, तो अगर इससे आप रिवाइज करोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि भाई आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, हमने रिवीजन उससे किया हुआ है। ठीक है, तो मैं केवल आपके कॉन्फिडेंस को लाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, कि ये कुछ मैंने नहीं बनाया। ठीक है, हाँ मैंने मेहनत जरूर करी है इस पे, लेकिन ये मैंने सारांश से लिया हुआ है। सारांश पढ़ने के बाद में आप देखोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आईसीएआई ने जितनी चीजें बोली थी कि स्टूडेंट को ये सारी चीजें रिवाइज करनी चाहिए, वो सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया है। और देखिए ये वाली यूनिट हम लोगों की यहीं पर ही कंप्लीट होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बीच-बीच में मैं आपको बताता चलूंगा कि भाई लिखने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं या राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो आज मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, जो यूनिट हम लोगों ने पढ़ी है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये बेसिकली पीवाईक्यूज है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं, कुछ गाइडलाइंस बताता हूं। ठीक है, फॉर राइटिंग प्रैक्टिस और फॉर आंसर ड्राफ्टिंग। ठीक, तो देखिएगा उसको। सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि अगर कोई भी 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, या तो केस लॉ होगा या डायरेक्ट क्वेश्चन हो। या तो केस लॉ होगा या डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप वही लिखोगे जो एक्ट में दिया हुआ है। जो एक्ट में दिया हुआ है वही लिखोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल जरूर कोट करिएगा। एग्जाम्पल, या अगर उससे रिलेटेड कोई केस लॉ आपको याद है तो वो केस लॉ जरूर लिखिएगा, ये मैंडेटरी है। और अगर बाई चांस उससे रिलेटेड केस लॉ आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी नाम अज्यूम कर लो। रामू, श्यामू, मोहन, सोहन, कोई भी नाम अज्यूम कर लो। बट आई और यू ये शब्द यूज मत करना। ये शब्द यूज मत करना। आप कोई भी नाम अज्यूम कर लेना, उसी नाम से आप अपने मन से एग्जाम्पल एक बना करके एग्जाम्पल लिख देना। डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल जरूरी होता है बेटा, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सेक्शन याद नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आया, उसका सेक्शन आपको याद नहीं हो रहा, बिल्कुल परेशान मत हो। बिल्कुल परेशान मत हो। देखो, सेक्शन तब तक मत लिखना जब तक 200%, मतलब 100% भी नहीं, मैं 200% कॉन्फिडेंट ना हूं। यानी कि भगवान भी ऊपर से आकर के नीचे आकर के बोले ना कि नहीं तुम्हें ये गलत याद है, ये सेक्शन ये नहीं ये है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट तो नहीं यही सेक्शन है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, तब तक आपको सेक्शन कोट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन गलत नहीं लिखना है, मत लिखो चल जाएगा, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं लिखना है। इस बात को याद रखना। सेक्शन नहीं याद हो रहे हैं तो अब याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब सेक्शन का प्रेशर मत लो। अब केवल और केवल कंटेंट यानी कि जो प्रोविजंस है उस पे फोकस करने का टाइम है। सेक्शन पे टाइम नहीं है कि आप उस पे अपना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि टाइम इस समय बहुत वैल्यूएबल है। टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, तो सेक्शन, और इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कोई आप पाप नहीं कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गिल्ट फील करते हैं, यार सेक्शन याद नहीं है, उसको तो सेक्शन याद है, उसको तो सेक्शन याद है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं तो आप कोई भी पाप नहीं कर रहे हो, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, आई कैपिटल में, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल में, एक्ट का ए कैपिटल में, कॉमा 1872। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, ईयर गलत लिख देते हैं। ईयर बिल्कुल भी गलत नहीं लिखना है, ईयर आपको याद होने चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो ईयर आपको याद होने चाहिए, तो आपको पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर जो भी प्रोविजन है वो आपने प्रोविजन लिख दिया। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर बुकिश लैंग्वेज में लिखें, अपने मन से बना करके लिख सकते हो। देखो, कोई आपका दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है। आप पूरा का पूरा मॉड्यूल रट सकते हो क्या? नहीं रट सकते ना। तो
आप ये मान करके चलो कि थोड़ा बुकिश और थोड़ा आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो, लेकिन अगर अपने मन से बना करके लिख रहे हो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो लिखा है उसका मतलब भी निकलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारे मन में कुछ भी आता है, हम उसको लिख करके आ जाते हैं। अब जब पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो खुद से उसका मतलब नहीं निकाल पाओगे। जब आप मतलब नहीं निकाल पाओगे तो एग्जामिनर कहां से मतलब निकालेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप जो लिख रहे हो अगर अपने मन से बना करके, तो एक बार उसको रिव्यू जरूर करना और देखना कि जो आप बताना चाह रहे हो उसका वही मतलब निकल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज में लिखो, आप बिल्कुल अपने मन से बना करके लिख सकते हो, लेकिन 70 और 30 का रेशियो जो होता है ना वो ठीक होता है। 70 और 30 का रेशियो का मतलब हो गया 70% हमने जब 4 बार हमने 5 बार रिवीजन किया हुआ है तो थोड़ा बहुत तो याद होगा ही होगा, कीवर्ड्स तो हमको याद होंगे ही होंगे। तो 70% बुकिश हो गया, 30% हमने अपने मन से बना करके लिख दिया। और चलो अगर 70-30 भी ज्यादा लग रहा है तो चलो उसको 60 और 40 कर लो। 60 और 40 का रेशियो, 60% बुकिश हो गया, 40% हमने अपने मन से बना करके लिख दिया। यहां पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रामेटिकल एरर हो रही है, स्पेलिंग एरर हो रही है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइटिंग अगर अच्छी नहीं बन रही है तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ बस इस तरीके से लिखा हो कि समझ में आ रहा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा ये सारी चीजें नोट करते रहना। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब मेरे मन में आएगा तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताता रहूंगा, ठीक है? मैं कुछ प्लान करके नहीं आया, मैं कुछ सोच करके नहीं आया, ठीक है, कि मुझे ये सारी चीजें बतानी है। जो जो चीजें मेरे दिमाग में ऑन द स्पॉट आ रही हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपका काम है उसको नोट डाउन करना, ठीक? तो 60-40 का रेशियो आप लेकर के चल सकते हो तो वहां पर आपका आंसर ठीक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप इस तरीके से उसको ड्राफ्ट करोगे। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम्पल या केस लॉ सेक्शन याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक्ट का नाम आपको सही तरीके से लिखना है। दूसरा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर 4 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया और वो प्रोविजन आपको बहुत अच्छे से आता है, सेक्शन के साथ में आता है, उससे रिलेटेड आपको केस लॉ भी बहुत अच्छे तरीके से याद है, उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल भी बहुत बना सकते हो, उसके एक्सेप्शन भी आपको याद है, उसका सब कुछ पूरा का पूरा कंटेंट आपके दिमाग में छपा हुआ है। आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा और आप इतने खुश हो गए, आप इमोशनल हो गए उस क्वेश्चन को लेकर कि यार यही चीज मैंने पढ़ी थी और यही चीज आ गई। अब आप इमोशनल हो गए, आपने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया, पता चला कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपने 2 पेज लिख दिए। तो बेटा 4 में से 40 नंबर तो मिल नहीं जाएंगे, या 4 में से 10 नंबर तो मिल नहीं जाएंगे। मिलेंगे कितने? 4 में से 4 ही तो मिलेंगे। ये भी हो सकता है को 4 में से 3 ही मिले, ठीक है? लेकिन आपने यहां पर क्या बेवकूफी करी, आपने एक 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपना टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम की वैल्यू करनी है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 180 मिनट में आपको 22 से 24 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में इमोशनल नहीं होना है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया है तो मैक्स टू मैक्स 1 पेज और 8 लाइंस, 8 लाइनें लिख दी हैं एग्जाम्पल के साथ में, सफिशिएंट है, चल जाएगा। और अगर 6 नंबर का आया है तो 1.5 पेज, और 7 नंबर का अगर क्वेश्चन आया है तो 2 पेज। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आप लिखोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। अब आते हैं केस लॉ पे। देखिए, अगर कोई भी केस स्टडी आती है तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए नो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमेशा और हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जाता है, या जो लॉजिकल जो कमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते, कमेंट वाले क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल दे दो, केस लॉ बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल दे दो, केस लॉ बता दो। लेकिन केस स्टडी तो ऑलरेडी उसने केस एक दिया हुआ है, उसमें क्या ही आप एग्जाम्पल लिखोगे। लेकिन हाँ, उससे रेफरेंस में अगर कोई केस लॉ है तो उसका नाम आप जरूर बता सकते हो। उसका नाम आप जरूर उस केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल नाम बता दो, ठीक। और एक मैं बहुत बेसिक सी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आंसर की शुरुआत यस और नो से करते हैं। तो बेटा आपको अपने आंसर की शुरुआत यस और नो से नहीं करनी है। ये मेथड गलत है और मैं भी बताऊंगा ये मेथड क्यों गलत है। केस लॉ को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये 3 पैरा में हो। पहला पैरा होगा आपका प्रोविजन का,
अब बच्चे कहते हैं कि सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है बेटा जो एक्ट में लिखा हुआ है, जो कुछ भी एक्ट में लिखा हुआ है। आपने पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, सोगा पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, कंपनीज एक्ट पढ़ा, जो कुछ भी एक्ट में लिखा हुआ है वही प्रोविजन। एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को प्रोविजन में नहीं डाला जाता। जो कुछ भी एक्ट में लिखा है, रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, वो सब कुछ प्रोविजन है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन प्रोविजन में नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ प्रोविजन है। तो सबसे पहले आपको प्रोविजंस लिखने हैं। अगर इवन एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो भी अपने आंसर का जो भी आपको आंसर लिखना है, तो अपने आंसर की शुरुआत हमेशा प्रोविजन के साथ ही करोगे, उसके बाद में एक्सेप्शन बताओगे। कभी भी डायरेक्टली एक्सेप्शन मत लिखने बैठ जाना। सपोज करो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसीडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये बात तो आपको भी पता है, लेकिन आपने डायरेक्टली लिख दिया कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, और फिर आपने एक्सेप्शन लिखने शुरू कर दिए। ये चीज गलत है। आपको पहले उस स्टेटमेंट को ही ब्रीफ करना है कि कंसीडरेशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको पहले प्रोविजन बताना है, उसके बाद में आपको एक्सेप्शन बताने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, तो केस लॉ की शुरुआत हमेशा प्रोविजन के साथ में होगी। प्रोविजन के बाद में आपको फैक्ट्स बताने हैं। बहुत सारे बच्चों को फैक्ट्स में भी दिक्कत होती है। फैक्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दो ना। क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्वेश्चन की जो जरूरी लाइन है, ऐसी लाइन जिनको देखने के बाद में पता चल जा रहा है कि इसके ऊपर ये सिचुएशन अप्लाई होगी, इसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, ऐसी लाइंस क्वेश्चन की जिसको पढ़ने के बाद में आपको ये महसूस हुआ कि इस क्वेश्चन के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, उन्हीं लाइंस को केवल आपको फैक्ट्स में लिखना है। उन्हीं लाइंस को आपको फैक्ट्स में लिखना है। ठीक है, और लास्ट पैरा होता है बेटा डिसीजन का। आपको डिसीजन दे देना है। अब डिसीजन क्या होता है? देखो, आपको एक कहानी दी हुई है। जो केस लॉ होता है, केस लॉ क्या होती है? एक स्टोरी तो होती है। जो सबसे आखिरी लाइन है ना, वही क्वेश्चन है, और आपको डिसीजन में उसी बात का जवाब देना और किसी बात का जवाब नहीं देना। पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरी की पूरी एक स्टोरी है, और जो आखिरी की लाइन है, वो आखिरी की लाइन क्वेश्चन है। वो आखिरी लाइन में पूछ रहा है कि आपको ये बताना है, तो डिसीजन में आपको वही लिखना है कि इसका आंसर ये है या इसका आंसर क्या है। अभी इसको मैं खैर आगे ही बताऊंगा, अभी क्वेश्चन एक हम लोग सॉल्व करते हैं यहां पर। तो अपने केस लॉ को 3 तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्रोविजन यहां पर भी वैसे ही, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मत, लेकिन गलत मत लिखो। ठीक, फैक्ट्स का मैंने आपको मतलब बताया, डिसीजन का मैंने आपको मतलब बताया। ठीक, 3 पैराग्राफ में लिखोगे इसको। दूसरा, अगर उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस केस लॉ का नाम याद है तो वो कहीं पर भी लिख सकते हो, एंड में लिख सकते हो, एरो बना देना, उसको अंडरलाइन कर देना, या जब प्रोविजन लिखा है तो प्रोविजन में ही लिख देना रेफरेंस केस लॉ, और यहां पर कहीं पर भी लिख देना, उसको हाईलाइट कर देना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहां लिखें, बहुत सारे बच्चे पहले ही लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे बाद में लिखते हैं, उससे मतलब नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन लिखा हो और उसको हाईलाइट किया। ठीक है, तो बीच बीच में अभी तो खैर बहुत बड़ी जर्नी बाकी है हम लोगों की, आज तो हम लोगों का तीसरा ही एपिसोड है, तो बीच बीच में मैं ऐसे ही पॉइंट्स आपको बताता रहूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करते रहेंगे। लेकिन बेटा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप खुद से सॉल्व करवाइए, तो यार खुद से सॉल्व करवाने में आप खुद सोचो, जीएनजी चल रही है। ठीक है, तो आप भी देख रहे हो कितनी देर पढ़ाने के बाद में मेरा भी सर घूम रहा है बिल्कुल, लेकिन तो भी कोशिश रहेगी कि ठीक है, कि बीच में मैं एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, लेकिन आज के लिए इसका आंसर ऑलरेडी ड्राफ्टेड है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो भी एक एक लाइन, जो चीजें भी मैंने ब्रीफ करी हैं उसी को ही मैं इससे रिलेट करूंगा। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन को पढ़ने में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर कैसे लिख पाओगे? मैं आपसे पूछ कुछ और रहा हूं, आप बता कुछ और रहे हो, तो मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे? तो इस वजह से क्वेश्चन को पढ़ने में अपना पूरा टाइम लीजिए। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। बी सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल एंड spoke to the manager of railway company for his acceptance. The manager wrote approved on the same. अब देखिए, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग केस लॉ पढ़ करके आ रहे हैं, सेम वही वाला है, बस यहां पर उन्होंने नाम चेंज कर दिया। इसी वजह से
मैंने आपको सारांश से पढ़ाना डिसाइड किया क्योंकि यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि ये जो केस लॉ है इसी में ही नाम बदल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब इसके आंसर को कैसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए as per the Indian Contract Act 1872, a valid contract requires a valid acceptance which must be communicated to the proposer। तो देखिए आपको ये चीज समझ में आ गई क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कि उसने अप्रूव किया और अप्रूव करके उसने क्या किया कि अपनी ड्रॉर में डाल दिया, जो टेबल ड्रॉर थी उसमें डाल दिया, यानी कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि भाई यहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो जब कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। तो देखिए mere mental acceptance or approval not communicated to the proposal does not result in a binding contract. Communication of acceptance is complete only when it is put in the course of transmission to the proposer so as to be out of the power of the acceptor। तो यानी जब एक्सेप्टर की पावर से एक्सेप्टेंस निकल जाती है, यानी कि जैसे ही वो अपने लेटर को पोस्ट करता है, अब लेटर पोस्ट करने के बाद में एक्सेप्टर की पावर में नहीं है ना कि वो एक्सेप्टेंस के लेटर को वापस ले ले, तो जैसे ही एक्सेप्टर अपने लेटर को पोस्ट करता है वैसे ही वहां पर ऑफरर बाउंड हो जाता है, वहां पर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है एज अगेंस्ट द ऑफरर। तो उसके पहले अगर हम रिवोक करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन केवल मेंटल एक्सेप्टेंस, केवल और केवल मेंटल एक्सेप्टेंस कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर कम्युनिकेशन भी आपने बता दिया सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब एक्सेप्टेंस जब एक्सेप्टर अपने लेटर को पोस्ट करता है। तो ये आपका हो गया प्रोविजन उसके बाद में देखिए फैक्ट्स। अब देखिए फैक्ट में मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट लाइन है बस केवल आपको वही लिखनी है। यहां पर बी ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, ठीक है, और उसको दिया मैनेजर को। मैनेजर ने क्या किया, अप्रूव लिखा, लेकिन उसको अपनी टेबल ड्रॉर में लग दिया, इस इंटेंशन के साथ में रखा ताकि वो कंपनी के सॉलिसिटर के साथ में उसका एग्रीमेंट बनवा लेगा। ड्यू टू ओवरसाइट द ड्राफ्ट वाज नेवर सेंट और कम्युनिकेटेड टू बी। केवल आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, केवल वो इंपॉर्टेंट लाइन जिसपे प्रोविजन बेस्ड है केवल उतना आपने फैक्ट में लिखा और लास्ट में आपने डिसीजन दे दिया कि सिंस द मैनेजर्स अप्रूवल वाज नेवर कम्युनिकेटेड टू बी, there was no valid acceptance under the Indian Contract Act. Mere writing approved and keeping the draft in a drawer amounts to mental acceptance, which is not sufficient in law. Therefore, no valid contract was formed. तो यहां पर आपने डिसीजन दे दिया कि भाई इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, और आखिरी में आपने रिलेवेंट केस लॉ दे दिया, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देखिए बहुत बड़ा आंसर इसका नहीं है, छोटा सा आंसर है। पूछा गया 4 नंबर का, प्रोविजन 4 लाइन में आ गया, 4 लाइन में आपका फैक्ट्स आ गए और 3 लाइन में आपका डिसीजन। टोटल मिलाकर के 8 से 10 लाइन में आपका पूरा का पूरा आंसर ड्राफ्ट हो गया। तो ऐसे ही आपको भी बेटा करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर असीम इज अ लर्न्ड एडवोकेट, हिज कार वाज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन और इसके आंसर दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, he gave an advertisement in newspaper that he will give the reward of ₹10,000। अब देखो आपने केवल 2 लाइनें पढ़ी हैं, 2 लाइनें पढ़ने के बाद में सबसे पहले तो मेन लाइन क्या थी, एडवर्टीजमेंट, इसको आपने अंडरलाइन, क्वेश्चन की जो मेन लाइन है ना उसको पहले अंडरलाइन कर लो, पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होना है। तो सबसे पहले तो ये एडवर्टीजमेंट उसने दिया। अब किस चीज का उसने एडवर्टीजमेंट दिया, ही विल गिव द रिवॉर्ड ऑफ 10,000, वो 10,000 का रिवॉर्ड देगा। तो एडवर्टीजमेंट के मामले में मैंने आपको पिछली वाली क्लास में क्या बताया था कि जो न्यूज़पेपर में ऐड दिए जाते हैं इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी रिवॉर्ड वाले होते हैं उसको जनरल ऑफर माना जाता है। तो इसका मतलब यहां पर जनरल ऑफर ही दिया गया है। तो अब देखिए, हु विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज कार, तो जो भी कार की इंफॉर्मेशन देगा उसको 10,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। मिस्टर विक्रम रीड्स द एडवर्टीजमेंट। अब मिस्टर विक्रम ने उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ भी लिया है, यानी कि उनकी नॉलेज में आ गया, यानी कि जनरल ऑफर की कंडीशन पूरी हो रही है। एंड ऑन मेकिंग सम एफर्ट्स, अब उन्होंने एफर्ट्स भी किए और चोरी की हुई कार को पकड़ भी लिया, यानी उनकी नॉलेज में भी है अबाउट जनरल ऑफर और उन्होंने परफॉर्मेंस भी कर ली
ठीक है, और परफॉर्म करने के बाद में उन्होंने मिस्टर असीम को बता भी दिया। अब मिस्टर असीम को कार तो मिल गई, लेकिन बट डिनाइड गिविंग रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर विक्रम, लेकिन उन्होंने मिस्टर विक्रम को 10,000 रुपए देने से मना कर दिया। अब क्यों मना कर रहे हैं वो देखते हैं। विक्रम विद द वर्ड्स एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज जस्ट एन इन्विटेशन टू मेक ऑफर। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई जो न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है उसको इन्विटेशन टू ऑफर बोला जाता है, ना कि ऑफर। इस वजह से ही इज नॉट लायबल टू मेक द रिवॉर्ड, इस वजह से वो रिवॉर्ड नहीं देगा। तो अब आपको बताना क्या, देखिए, स्टेट विद रीजन whether under the Indian Contract Act 1872 Mr. Vikram can claim the reward of ₹10,000। तो अब देखिए, यहां तक पूरी की पूरी कहानी हो गई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन ये है, आपको बस रीजन बताने हैं। इस बात का रीजन बताना है कि मिस्टर विक्रम रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो सबसे पहले तो इतना आपको समझ में आ गया, जनरल ऑफर है, तो यहां पर आपने जनरल ऑफर को एक्सप्लेन कर दिया। जनरल ऑफर क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। ठीक है, और अगर वहां पर लीगल रिलेशंस को क्रिएट किया जा रहा है, सच एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड। तो इस ऑफर को, जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, बाय परफॉर्मेंस, और इसमें कम्युनिकेट करने की जरूरत भी नहीं होती है, विदाउट एनी प्रायर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। A reward advertisement is treated as general offer and on performance of the condition a binding contract comes to in existence। तो यहां पर अगर सामने वाली पार्टी ने उसके टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर परफॉर्म कर लिया है तो परफॉर्मेंस को ही मान लिया जाएगा कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। रेलेवेंट केस लॉ कौन सा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। देखिए, उस वाले आंसर में मैंने लास्ट में लिखा था, इसमें मैंने प्रोविजन के बाद ही में ही लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फैक्ट्स, अब मेन चीज क्या है, तो सबसे पहले तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ये तो भाई बताना जरूरी है, मेन फैक्ट तो यही है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, वो भी किस चीज का दिया, रिवॉर्ड का दिया। ठीक है, और ऐड दिया, तो ये दोनों तो की पॉइंट है, तो इसको तो आप फैक्ट में लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, और किस चीज के लिए दिया, अपनी स्टोलन कार के लिए, ये भी आपको लिखना है, ये भी जरूरी फैक्ट है कि उन्होंने उस न्यूज़पेपर को पढ़ा, उन्होंने उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ा, उन्होंने एफर्ट भी किए, ट्रेस भी करी स्टोलन कार, ये भी जरूरी फैक्ट है। ठीक है, और उसके बाद में जब कार मिल गई मिस्टर असीम को तो उन्होंने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया। यही तो सारे की पॉइंट्स हैं, इसी को देख करके तो आपको लगा कि इसके ऊपर जनरल ऑफर एप्लीकेबल होगा, तो ये सारे आपने फैक्ट्स लिखे। आखिरी में देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उनको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और रीजन क्या है, तो देखिए द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग अ रिवॉर्ड वाज अ जनरल ऑफर नॉट अ मेयर इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये आपने एक रीजन बताया कि भाई ये जनरल ऑफर है, ना कि इन्विटेशन टू ऑफर। मिस्टर विक्रम एक्सेप्टेड द ऑफर बाय परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड एक्ट। अब जनरल ऑफर है तो मिस्टर विक्रम ने जैसे ही परफॉर्मेंस करी वैसे ही मान लिया जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी। अब परफॉर्मेंस कैसे करी है, उन्होंने कार को ढूंढा है और ढूंढ करके असीम को बताया है, तो इस वजह से यहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है अंडर सेक्शन 2 and 8 ऑफ द एक्ट। तो इस वजह से मिस्टर विक्रम इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ 10,000। आपने रीजन भी बता दिया, और मिस्टर असीम विल बी लीगली बाउंड टू पे इट, और मिस्टर असीम की लीगल ऑब्लिगेशन होगी उसको पे करने की। तो बेटा केस लॉ में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको प्रोविजन पता चल जाएगा। फैक्ट्स को लिखने में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा पूरा क्वेश्चन आपको लिखाना है, केवल और केवल जो जरूरी लाइन है केवल और केवल आपको वो लिखनी है। उसके बाद में आपने जो पूछा गया है उसका जवाब दे देना है कंक्लूजन में। उसके बाद में आपका आंसर खत्म। तो बेटा जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, तो उम्मीद है वो बातें आपको सब याद रहेंगी, तब तक याद रहेंगी जब तक आप एग्जाम देने नहीं जाते। ठीक है, तो उसको भूलिएगा नहीं, उसको एक जगह पर सारी लाइनों को नोट करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई यूनिट के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।